मैं बुलाना चाहूंगा प्रणव तिवारी। प्रणव तिवारी के बारे में बता दूं कि ये केवल स्टूडेंट नहीं है एलन के, ये पद्मश्री सुरेंद्र दुबे, हरिओम पवार जैसे कवियों के साथ में मंच साझा कर चुके हैं। तो जोरदार तालियों स्वागत कीजिए प्रणव तिवारी। ये वाला मां सरस्वती की कृपा से सुसज्जित समस्त गुरुजन समुदाय, मेरे मित्रगण तथा अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम। यह मेरा सौभाग्य ही है कि जिस इंदौर भूमि ने राहत इंदौरी जैसे गजलकार दिए, हुसैन हैदरी जैसे गीतकार दिए तथा अमीर खान जैसे संगीतकार दिए, ऐसी साहित्यिक भूमि में साहित्य से प्रेम करने वाले लोगों के समक्ष आज काव्य पाठ करने का मुझे अवसर मिला है। यह मेरा सौभाग्य है। और आज का यह कार्यक्रम यह भी दर्शाता है कि एलन संस्थान न केवल अच्छी शिक्षा देकर आपके भविष्य को सुधारता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को निखार कर हर क्षेत्र में अव्वल रहने वाला एक सफल व्यक्तित्व बनाता है। मैं कविताएं तो नहीं लिखता, शब्दों को जोड़ तोड़कर जो लिख सकता हूं लिखने का प्रयास से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि तुम ओज क्यों लिखते हो, वीर रस क्यों लिखते हो, तुम श्रृंगार क्यों नहीं लिखते, प्रेम भाव क्यों नहीं लिखते। तो उनके उत्तर में पंक्तियां रखता हूं, और ये पंक्तियां इतनी नहीं है कि किसी मंच से आज पढ़ रहा हूं। आप सभी परिवार के सदस्य हैं, आप सभी ने यदि इन पंक्तियों को यहां सराह दिया तो किसी भी मंच से इन पंक्तियों को पढ़ने का मैं साहस कर सकता हूं। पंक्तियां हैं कि लिख तो सकता हूं मैं भी सरहद के तेवर पर कविता, लिख तो सकता हूं मैं भी सरहद के तेवर पर कविता, लिख तो सकता हूं मैं भी नारी के जेवर पर कविता, लिखने को तो लिख सकता मैं हास्य व्यंग की कविताएं, जुल्फों पर, अधरों पर, हर एक अंग अंग पर कविताएं, पर लहू से लथपथ पड़े सिपाही के जज्बात लिखेगा कौन, पर फिर लहू से लथपथ पड़े सिपाही के जज्बात लिखेगा कौन, भूखों के हित में बोलो नेता पर घात लिखेगा कौन, मृतक पड़े हैं लोग यहां उनका उत्थान लिखेगा कौन, अरे सब प्रेम भाव ही लिखेंगे तो हिंदुस्तान लिखेगा कौन, हिंदुस्तान लिखेगा कौन। और महोदय, हिंदुस्तान को समझने की, हिंदुस्तान को लिखने की, हिंदुस्तान को पढ़ने की आवश्यकता तब और बढ़ जाती है जब सुनसान सड़क के सन्नाटे के शोर में किसी की लड़की की चीखें दबा दी जाती हैं, जब इस देश में 70 वर्ष की आजादी के बाद भी बलात्कार होते हैं। और रुदन तो तब आता है साहब जब इस देश के शीर्ष स्थान पर बैठा नेता यह बयान देता है कि लड़कियां अगर छोटे कपड़े पहनकर निकलेंगी तो बलात्कार तो होंगे ही। तब एक मां उस नेता से क्या पूछती है, मैं पंक्तियों में परोसता हूं। यदि उस मां का रुदन आपके कानों तक पहुंच जाए तो तालियों से सूचित कीजिएगा कि आंख काजल भरी गोरी वो खाल थी, आंख काजल भरी गोरी वो खाल थी, चाल टेढ़ी थी गालों से वो लाल थी, आंख काजल भरी गोरी वो खाल थी, चाल टेढ़ी थी गालों से वो लाल थी, उसको क्या पहनाती बता दे मुझे, उसको क्या पहनाती बता दे मुझे, उसकी उम्र ही महज गिन के 2 साल थी, उसको क्या पहनाती बता दे मुझे। इसी वेदना के कारण मैं क्या लिखता हूं, मैं अपने परिचय की पंक्तियां रखता हूं। मैं क्या लिखता हूं, मैं मातृभूमि की वेदना लिखता हूं। परिचय की पंक्तियां हैं, परिचय आप तक पहुंच जाए तो बचाइएगा कि मैं ना तो डमरू की डंकार लिखता हूं, मैं ना तो डमरू की डंकार लिखता हूं, ना पायल की छनकार लिखता हूं, मैं शब्दों के वार नहीं लिखता, ना वीरों के अंगार लिखता हूं। अगर मोहब्बत के रस को श्रृंगार कहते हैं तो है मोहब्बत भारत से, मैं इसी मोहब्बत में श्रृंगार लिखता हूं, मैं इसी मोहब्बत में श्रृंगार लिखता हूं। मैं मातृभूमि लिखता हूं,
मैं मातृभूमि की वेदना लिखता हूं। और साहब, मातृभूमि की वेदना तब और बढ़ जाती है जब 70 वर्ष की आजादी के बाद, 70 वर्ष की प्रगति के बाद, जब कोई व्यक्ति 2 वक्त की रोटी को मोहताज होता है। उस भूख की कुलबुलाहट से उपजी कविता आप सभी के समक्ष रखता हूं। यदि कविता आप तक पहुंच जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा कि ये गीत मेरा अब चांद नहीं, ना बची किरण उस चांदनी की। ये गीत मेरा अब राग नहीं, ना तान है अब ये रागिन की। ये गीत नहीं है फूलों का, ना खुशबू है बगियानों की। ये गीत नहीं है कुरुक्षेत्र, ना मांगे हैं अभियानों की। ये गीत गरीब के आंसू हैं जो अग्नि बनकर फूटे हैं। ये गीत उन्हीं महलों के हैं जो हर बारिश में टूटे हैं। चौड़ा होता हूं जब भी मैं भारतवासी कहलाता हूं। हरिद्वार, उज्जैन, पुरी, झांसी, काशी कहलाता हूं। पर आज तुम्हें मैं देश के कुछ भूले हिस्से दिखलाता हूं। इस देश की हालत कुछ अल्फाजों में तुमको बतलाता हूं। एक बड़े शहर के नाले के बाजू छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में एक बालक था, एक बूढ़ा और एक बुढ़िया थी। हर रोज वो बूढ़ा नंगे पैर कबाड़ उठाने जाता था। 2 रुपया जब वो पा जाता तो वापस घर को आता था। उस बूढ़े के बूढ़े पैरों से घर का चूल्हा जलता था। चलते चलते उन सूज चुके पैरों को बेटा मलता था। एक रोज की बात है, उस बूढ़े को 5 का सिक्का दिखा पड़ा। उस सिक्के के खातिर वो बूढ़ा सड़क के बीच में आन खड़ा। हर रोज के जैसे वो बुढ़िया दरवाजा खोले बैठी थी। अपने पति के इंतजार में थोड़ा थोड़ा बैठी थी। जब उनको पता चला कि उनके अन्न के दाता चले गए, 2 दिन उनकी भूख और यादों में आंसू बहुत बहे। और तीसरे दिन एक खबर मिली, अम्मा और बेटा नहीं रहे। ये बात नहीं उस कुटिया की, ये देश की अपनी हालत है। इस देश की गंदी राजनीति पर मुझको अब तो लानत है। नेता के घर शादी है, ये फ्रंट पेज पर आता है। पीछे का छोटा सा कोना भूखों की याद दिलाता है। इस देश में जो है अन्न का दाता, अन्न बिना मर जाता है। फिर भी जब खोलो समाचार तो राम राज्य बतलाता है। फिर भी जब खोलो समाचार तो राम राज्य बतलाता है। इस देश में हर दिन लाखों बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं। उनमें से कुछ उठते हैं, कुछ सोते ही रह जाते हैं। एक बार तो तुम एक निर्धन को, एक ब्राह्मण होकर जो लिख सकता था लिखने का प्रयास है। एक बार तो तुम एक निर्धन को एक छोटी सी ही धोती दो। अरे 100 ब्राह्मण को तुम भोग लगा दो या भूखे को रोटी दो। 100 ब्राह्मण को तुम भोग लगा दो या भूखे को रोटी दो। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, गला रुंध जाता है, शब्द स्थिर हो जाते हैं, एक निर्वात का एहसास होता है। यह भी एक पक्ष है जिसे हटाया नहीं जा सकता। और जब कोई ऐसे आकर हिला जाता है, आत्मा झंकृत कर जाता है, यह भी एक पक्ष है, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। सर, मूड को थोड़ा बदलना चाहूंगा, गंभीर माहौल बन चुका है।